1 करोड़ अमाउंट का जो परचेजिंग पावर है या जो उसकी रियल में कीमत है वो कितनी रह जाएगी। आज जो चीज आप 25 लाख में खरीद पा रहे हो, 20 साल बाद आप वही सेम चीज 1 करोड़ रुपए में खरीद पाओगे। कि आज की डेट में अगर कोई करोड़पति नहीं बनना चाहता तो प्रॉब्लम उसमें है। सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल एडवाइस क्या है? दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी। यहीं से वेल्थ क्रिएशन होती है। SIP करना लेकिन गोल क्लियर नहीं होना। 99% लोग मार्केट में पैसा बना ही नहीं पाते। When it comes to financial decisions, जो पुरुष होते हैं घर के वही लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं। हम सब SIP करते हैं, पैसे भी सेव करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल क्लैरिटी कहीं मिसिंग लगती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बिना किसी क्लियर गोल के इन्वेस्ट करना। तो बकस्टॉक के आज के एपिसोड में हम समझेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की सही स्ट्रैटेजी और इस फ्रेमवर्क को आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ है एक जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अतिक्षा राठी, जिन्हें आप फिन सहेली के नाम से भी जानते हैं। हाय अतिक्षा, वेलकम टू जी बिजनेस। Thank you so much. My pleasure to be here and thank you for inviting. So अतिक्षा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पर हर कोई SIP तो करता है, एवरीबडी, मतलब मुझे लगता है मैं 5 लोगों से अगर मिलती हूँ तो 5 में से 3 या 4 लोग तो SIP करते ही करते हैं, लेकिन गोल क्या है, कर किस लिए रहे हैं, वो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि SIP करना लेकिन गोल क्लियर नहीं होना, ये दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं? आपने बिल्कुल सही बोला कि आज की डेट में लोग SIP तो कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कर क्यों रहे हैं। एक फोमो की वजह से कर रहे हैं, राइट? मेरे कलीग ने कर दिया, मेरे फ्रेंड ने कर दिया, 2000 रुपये की SIP, 5000 रुपये की SIP, बट हमें पता ही नहीं है कि हम वो SIP कर क्यों रहे हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लोगों की लाइफ में, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, वो सबसे पहले अपना SIP तोड़ देते हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। SIP इज़ अ टूल फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। SIP को आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, इट इज़ अ टूल, राइट? नाम से ही पता चलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टम में कुछ इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आप मंथली अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट रेडी करते हो। अगर आपके लिए आपका गोल क्लियर नहीं है कि वो SIP आप कर क्यों रहे हो, तो वो इट्स लाइक कि आपको कहीं जाना है, आप कैब में बैठ तो गए हो बट आपने ड्राइवर को बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, आप ऐसे ही भटकते रहोगे। बट अगर आपका गोल क्लियर है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती क्या है? जब आपको ये पता है कि मैंने जो SIP स्टार्ट की है इसका पर्पस क्या है, क्या मैं इससे एक घर खरीदना चाहता हूँ, या मैं अपने लिए कुछ इमरजेंसी फ़ंड कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अपनी शादी प्लान करनी है, मैं उसके लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, या मुझे एक नई कार बाय करनी है उसके लिए जोड़ रहा हूँ, या मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है या आपकी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, कोई मेडिकल इशू आ जाता है, आप सबसे पहले वो SIP तोड़ देते हो। मार्केट गिरी, आपको लगेगा अरे कल मेरा पैसा तो 10,000 था, आज तो ये 9,000 दिखा रहा है, मेरा तो पैसा डूबने वाला है, तो जल्दी से पैसा निकाल लेता हूँ। और इसी वजह से लोग मार्केट में भी पैसा 99% लोग मार्केट में पैसा बना ही नहीं पाते और वो लूज़ कर जाते हैं। या सो अगर गोल बेस्ड है तो वो एक आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करती है। एंड SIP विदाउट गोल इज़ लाइक ओनली सेविंग्स करना। तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि सिर्फ SIP स्टार्ट करना या इन्वेस्टिंग करना ही सब कुछ नहीं है। अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो वेल्थ क्रिएशन जो है वो अधूरा रह जाएगा और डिफ़िकल्टी होगी आपको आपका गोल अचीव करने में। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वो सबसे अंडररेटेड एक फाइनेंशियल एडवाइस क्या है जो आपको लगता है कि हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, ज़्यादातर लोग उसे मिस कर देते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रही हूँ और जो हो भी रहा है वो ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं पर 2-3 चीज़ें हैं जो वो मिस कर देते हैं। पहला, रिटायरमेंट प्लान। आप पूरी लाइफ, लगता है टाइम है, अभी टाइम है, आप पूरी लाइफ कमा रहे हो,
आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपका फोकस क्लियर है कि मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा कमाना है, मुझे अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ देनी है, खुद के लिए अच्छी लाइफ देनी है। बट व्हेन यू आर 60 और आपने अपने रिटायरमेंट को प्लान ही नहीं करा, आपने अपने रिटायरमेंट फंड्स ही नहीं जोड़े, उस 60 की एज पे आके आपको कौन हेल्प करेगा? माना आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, वो आपका ध्यान रख लेंगे जब आप बूढ़े हो जाओगे, बट क्या गारंटी है इसकी कि वो आपका ध्यान रखेंगे? और आप कैसे खुद भी, मतलब इंडिया में पेरेंट्स की थोड़ी सी यहाँ पे एक ईगो भी आ जाती है कि मैं अपने बच्चे से कैसे मांगूँ। और यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे, आप न्यूज़ में भी देखते हो कि बहुत सारे बूढ़े माँ बाप सड़क पे हैं या फिर ऑर्फनेज में हैं, राइट? यही एक रीज़न होता है। तो रिटायरमेंट लोग प्लान नहीं करते, और रिटायरमेंट प्लान करना कोई इतना बड़ी चीज़ है नहीं, राइट? इसके लिए मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ दूसरा क्या है अंडररेटेड। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसको भी लोग अंडररेटेड कर देते हैं। ट्रू, आई टोटली अग्री विद यू। ये मैंने भी देखा है एंड मुझे लगता है इवन अभी भी जो यंगस्टर्स हैं जो 20s में है ना, आई हैव सीन इट अतिक्षा लॉट ऑफ टाइम कि दे विल डू एवरीथिंग, दे विल बाय एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस तो उन्हें लगता है अरे ऑफिस का तो मिल रहा है, मुझे क्या करना है, मैं कौन सा बीमार होने वाला हूँ या मैं कौन सा बीमार हम होने सोचते ही वाली हूँ। नहीं है, हम सोचते ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। अब मैं नवमी आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने लोगों के घर बिकते हुए देखे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था। जब आपको एक्चुअल में नीड पड़ जाती है, आप बीमार पड़ गए, एक छोटे से छोटा ऑपरेशन 5 से 10 लाख रुपए ले लेता है, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ गया, एक दिन का आईसीयू का रेंट आपका आराम से 50,000 रुपीज़ होता है। एक बार एक ऑपरेशन और एडमिट का खर्चा आपका 15-20 लाख रुपए ले जाता है, और आपकी एग्जैक्टली आपकी पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स चली जाती है, लोगों के घर तक बिक जाते हैं, लोगों की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टाइम आएगा तब करूँगा, राइट? और तीसरा होगा इमरजेंसी फंड, वो भी लोग क्रिएट नहीं करते, इसी वजह से एसआईपी टूट जाती है। जितना भी आप अभी अर्न कर रहे हो, आपकी जो भी इनकम है आज की डेट में, उसका 6 टाइम्स मतलब 6 महीने की सैलरी आपके पास एज इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रख दिया है और आपको लिक्विडेट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इमरजेंसी नाम से पता चल रहा है इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, राइट? अब आपने कहीं पे ऐसे पैसा रख दिया है जहाँ से आपको निकालने में ही 5-6 दिन का प्रोसेस लग रहा है, तो दैट इज़ यूजलेस। वो उसको आपको ऐसी जगह रखना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसी जगह पे आपको रखना चाहिए सो दैट वो ईजिली लिक्विडेट हो सके। तो ये 3 चीज़ है। अब लोग कहेंगे कि रिटायरमेंट प्लान कौन करता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट नवमी लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ स्कीम, देयर इज़ अ फंड कॉल्ड SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसकी पावर लोगों को पता ही नहीं है। SWP आपको जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो, कैन यू बिलीव कि आपने जो भी, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, आपने उसको SWP फंड में लगा दिया। अब वो 1 करोड़ रुपए आपको मंथली, आप वहाँ पे एक विड्रॉल लगा सकते हो कि मुझे हर महीने लेट्स से 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, ठीक है? 1 लाख रुपए हर महीने मुझे विड्रॉ करना है 10 साल के लिए। मार्केट आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देती है, 13% 15% आराम से निकल जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि अगर आप वो SWP को 10 साल के लिए लगा देते हो एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान सकते हैं, राइट? एक एवरेज इंटरेस्ट ले लेता है 15%। तो आपने जो 1 करोड़ रुपए लगाया, 10 साल के बाद आपने हर महीने 1-1 लाख रुपए विड्रॉल भी किया, और 10 साल के बाद आप गेस करो कि वो 1 करोड़ रुपए का क्या बना होगा। ऑब्वियसली यही बोलेंगे लोग कि खत्म हो गया, राइट? हाँ। वो आपका 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए ही रहेगा, और आप उसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए विड्रॉल भी कर चुके हैं, तब भी आपके पास 1 करोड़ होगा, और तब आप 70 के हो जाओगे। फिर आप उस 1 करोड़ को, 1 करोड़ से ज़्यादा ही बन जाता है, 1.3 करोड़ के आसपास बन जाता है, उसको आप फिर से मार्केट में वापस लगा दो, और ऐसे ही आप वो, मतलब इसका साइकिल चलता रहेगा। एग्जैक्टली, वो पैसा कभी खत्म नहीं होता। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि मैम आप तो बड़ी आसानी से कह रहे हो 1 करोड़ रुपए लगा दो, 1 करोड़ रुपए आते कहाँ से? हर किसी के पास नहीं होते, दैट इज़ ट्रू। यहाँ पे गेम आता है SIP का, जो आपने वो 30 साल की है, या 30 साल के लिए सबसे इजी। 30 साल के लिए पता है क्यों सजेस्ट करते हैं? सिर्फ महीने के 2,000 रुपये अगर आप 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो SIP में, एंड आपको इसमें स्टेप अप भी नहीं करना है। स्टेप अप की तो बात ही नहीं हो रही है, बेसिक SIP 2,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट करते हो SIP में 30 ईयर्स के लिए, और आप उस पर अराउंड 14% का इंटरेस्ट भी लगा लो अगर, तो आपको 30 साल के बाद यू विल हैव 1.1 करोड़ विद यू।
और 2,000 रुपये नवमी क्या होता है आज की डेट में? बच्चे पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, 2,000 रुपये का बिल ऐसे ही आ जाता है। तो 2,000 रुपये की एक SIP लगा दो, आप 20 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप अभी से 2,000 रुपये की एक SIP लगा दो, और 30 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होंगे जो आपकी रिटायरमेंट संभाल लेंगे। इसके अलावा जो आप कमा रहे हो वो अलग है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ SIP एंड SWP। एक 25 साल का शख्स है, उसकी 25 साल उम्र है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए व्हाट आर यू सजेस्टिंग कि वो 3 ऐसे पहले गोल्स क्या उसके होने चाहिए? मैं तो बोलूँगी 25 तो छोड़ो, आपकी एज 25 है, 20 है, 30 भी है, तब भी आप इस चीज़ पे काम करोगे ना, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ करोड़पति वेरी सून। मैं बता देती हूँ कैसे। 3 चीज़ बेसिक 3 चीज़ करनी है। पहला तो खुद पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। इसमें क्या कर सकते हो? एडिटिंग सीख सकते हो आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो। आई हैव स्किल दैट कैन Yes. मेक यू, मतलब दैट कैन मेक यू मनी। यस, और ये 3-4 चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। तो आई नो पीपल हु आर वर्किंग विद मी वो कितना कमा रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी टीम में ही माई हाईएस्ट पेड स्क्रिप्ट राइटर, आई गिव हिम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। वाओ। माई हाईएस्ट पेड एडिटर, आई गिव हिम 85,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड नवमी, यू विल नॉट बिलीव, जब मैंने उन्हें हायर किया था, आई हैव नेवर आस्क्ड अबाउट देयर एजुकेशन। आप 12th पास हो, आप 10th पास हो, आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन किया भी है कि नहीं किया है, बट उन्होंने क्योंकि अपने स्किल्स पे काम किया, उनका skill। एडिटिंग उनको आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग उनको आता है, दे आर अर्निंग इन लैक्स। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम उन्होंने तो कोर्सेज करे होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में देयर इज़ अ एडिटर, ठीक है, वो मेरे साथ 2 साल से काम कर रही है। शी इज़ ग्रेजुएट आई थिंक, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। उन्होंने जब ज्वाइन किया था, वो एडिटिंग उनको ज़्यादा आता भी नहीं था, बट फ़ोन में कैपकट ऐप होती है और फ़ोन में इनशॉट ऐप होती है, उसी से वो थोड़ा बहुत सीख के कर रही थी। तो मैंने उसको साथ में रख लिया, मुझे अच्छी लगी, डेडिकेशन के साथ काम करती थी, ऑनेस्टी के साथ करती थी, मैंने कहा सीख जाएगी। एंड उसने खुद से सारी चीज़ें सीखी, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। नाउ शी इज़ अर्निंग 35,000 रुपीज़ पर मंथ। वो भी अपने घर से काम कर रही है, उसको मेरे ऑफिस दिल्ली आने की ज़रूरत भी नहीं है। वाओ। तो पहला तो यही है कि अपने स्किल्स पे काम करो। सेकंड, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड सेल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है आज की डेट में, यू कैन सेल एनीथिंग। आप सिर्फ बातों बातों से किसी को भी सेल कर सकते हो। आपके अंदर अगर आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, राइट, हाउ टू टॉक, हाउ टू थिंक, ये सारी चीज़ पे आप काम कर लोगे ना, यू विल बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बिजनेस विमेन भी बोलूँगी मैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, राइट। तो वो चीज़ है। थर्ड वुड बी SIP, अर्ली इन्वेस्टमेंट्स। आप अभी से शुरू कर दो। एग्जाम्पल 2,000 रुपये की SIP का, 2,000 रुपये की SIP भी आपको करोड़पति बना सकती है, राइट। ओनली द कंसिस्टेंसी मैटर्स। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2,000 रुपये जो मैं 1 महीने में जाके 2,000 रुपये रेस्टोरेंट में फूक के आ रहा हूँ, फूक भी नहीं, चलो खा के आ रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, खा के आ रहे हो, जंक फूड खा के आ रहे हो यार, फूक नहीं हो गया ना, हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। तो वो खाओ, तुम खाओ, अच्छा खाओ, बट वो 2,000 रुपये एक अपने SIP पे भी लगा दो, एंड यू विल बी अ करोड़पति वेरी वेरी सून। कैलकुलेशन हमने समझाई दी है ऑलरेडी, राइट। वेरी बेसिक। एंड वन मोर थिंग नवमी, अगर लोगों को क्या रहता है ना, लोग कहेंगे मैम 2,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, 30 साल के बाद मेरे को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, मैं इतना वेट नहीं करना चाहता। देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 15-15-15, राइट, रूल ऑफ 15। इसमें क्या होता है, अगर आप जो भी लोग सैलरीड हैं, जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो लोग 15,000 रुपये महीने का अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हैं, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ इफ़ यू इन्वेस्ट एवरी मंथ इन SIP, राइट, और 15% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पे अगर आप 15 ईयर्स तक उसको इन्वेस्ट करते हो, यू विल हैव योर फर्स्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन हैंड। और अगर 15 साल की जगह आप उसको 30 साल तक कंटिन्यू कर लेते हो, तो आप गेस करो नवमी की 15 साल में अगर 1 करोड़ हो रहा है तो 30 साल में कितना हो जाएगा? डबल टाइम हो गया। थोड़ा और 4 to 6 के बीच में 10.5 करोड़ रुपीज़। ओह गॉड। 15 साल में 1 करोड़ और 30 साल में 10.5 करोड़। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। होगा 12% लगाकर बेबी। Yes. ओह गॉड, दिस दिस इज इज द अमेजिंग। तो लोगों को पता ही नहीं होता है, ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यूजली लोगों को लगता है अतिक्षा कि घर ले लिया तो फाइनली मेरा जो ज़िंदगी का एक मकसद था वो मैंने पूरा कर लिया। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि घर खरीदना या फाइनेंशियल फ्रीडम एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए, स्पेशली अगर हम आज के टाइम की बात करें तो मतलब मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम टोटली ब्लैंक, आई हैव नो आइडिया कि अब मुझे मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए।
तो वो घर खरीदना होना चाहिए या फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए? ठीक है ना मम्मी, यहाँ पे ना हम एक चीज़ समझते हैं कि घर खरीदने को हम फाइनेंशियली फ्री होने के साथ क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में लोगों के लिए घर खरीदना इज़ लाइक वेरी इमोशनल वेरी डिसीजन। इमोशनल, ट्रू। आपके पास पैसा है या नहीं है, बट अगर आपके पास घर नहीं है तो आप ज़िंदगी में प्रेशर में रहोगे। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मैंने खुद भी, मेरे कलीग्स हैं, सीनियर कलीग्स हैं, दे टॉक कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए कभी भी, आप रेंट पे रहो। ट्रू। राइट, रेंट पे रहो। वो खुद अपने घर में रह रहे होते हैं, वो क्योंकि अब रियलिटी तो कोई नहीं बताता आकर, वो खुद अपने घर पे रह रहे होते हैं, बट वो क्योंकि मेरा नाम बड़ा हो, मैंने कुछ अलग बात कर ली व्यूज़ के लिए, जैसे कि आप अपना घर कभी लो ही मत। अब ये सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, बट आई एम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, बट आई एम अ विमेन ऑल्सो, एंड विमेन थोड़ी इमोशनली सोचती भी हैं। तो घर लेना इज़ लाइक आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि घर में सिर्फ आप रहते नहीं हो, आपने अपने घर में आपकी पूरी लाइफ देखी है, आपने आपके बच्चों का बचपन आपके घर में देखा है, आपने आपके माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखा है, आपके पार्टनर्स के साथ आपकी इतनी मेमोरीज होती हैं। तो घर खरीदना एक सपना हो सकता है। रेंट पे रहे तो लो आप पैसा बचाने के लिए, बट रेंट पे आपको हर 5 साल में 10 साल में घर बदलना पड़ेगा। व्हाट कभी अबाउट तो एक साल में ही। व्हाट अबाउट दोज मेमोरीज जो आपके उस घर में रह जाती है। तो घर खरीदना ठीक है, बट घर खरीदना एक अच्छी बात भी है। अब तो होम लोन्स भी बहुत ईजी हो गए हैं, तो ठीक है, अगर घर खरीदना है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ लाइक वो अलग चीज़ हो जाती है व्हेन यू आर रियली कंसिस्टेंटली मेकिंग योर SIPs रेगुलरली, चाहे एक छोटा सा अमाउंट भी हो, तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। मैटर नहीं करता आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट विल गिव यू वेल्थ क्रिएशन एज वेल एज फाइनेंशियल फ्रीडम। अतिक्षा, अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, उस हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि एक इंसान के लिए, स्पेशली जिसने अभी अभी फैमिली स्टार्ट की है अपनी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है? आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करना या बच्चों की स्टडी, स्पेशली उनकी हाई स्टडीज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा करना? मतलब व्हाट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, और इन दोनों में से किस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? और अगर हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है तो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दैट? मेरे ओपिनियन में तो दोनों ही चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हैं। ओके। रीज़न इज़, अगर आपने चीज़ों को वेल प्लान किया है तो, राइट। यहाँ पे नौमी, आप एक चीज़ देखो, जब आप रिटायर हो जाते हो, रिटायर होने के बाद व्हेन यू आर एट 60-65, अगर आपने आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं करा है तो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता। बट आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जस्ट इन केस आपने प्लान नहीं भी किया है, आपके बच्चे को लोन मिल जाएगा, बट आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीज़ें ईजी हैं अगर वेल प्लान करी हो। रिटायरमेंट के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप SWP में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, उसके बारे में रिसर्च करके यू कैन स्टार्ट SWP, राइट। चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी लोगों को लगता है कि यार मेरा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, मैं तब सोचूंगा क्या करना है, या फिर अगर उस टाइम पे मेरे बच्चे को 1 करोड़ की ज़रूरत होगी, 50 लाख की ज़रूरत होगी, कैसे होगा, राइट। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे को इंडिया के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे AMCs एंड बैंक्स ने इतने अच्छे अच्छे चाइल्ड म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं, जिन्होंने हमें 20, 25, 30% तक के एनुअल इंटरेस्ट दिए हैं। 30% आप समझ रहे हो रिटर्न? अच्छा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। माई सन इज़ 6 months नाउ, ठीक है। अभी से ही तरुण ने और मैंने प्लान कर लिया है कि हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी रिसेंटली, आई गेस अ वीक अगो, हमने उनका आधार कार्ड बनवाया, और अब तो आधार कार्ड बनवाना भी बहुत ईजी है। यू डोंट हैव टू गो टू एनी आधार कार्ड सेंटर, जस्ट गो टू एनी बैंक जहाँ पे आपको आधार फैसिलिटी मिल रही है। हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट का काम था, वो कराया, सेकंड डे ही हमारे को आधार कार्ड उनका आ चुका है। अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, पैन कार्ड आ गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड इज़ नीडेड जब आप बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। उसके बाद अभी इतने अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। अब अगर मैं शिवांश के लिए, मेरे बेटे के लिए 5,000 रुपये की SIP भी मंथली स्टार्ट कर देती हूँ, सिर्फ 5,000 की, ज़्यादा मेरे को डालना ही नहीं है, 10,000 20,000 नहीं डालना है, और 18 ईयर्स तक अगर मैं डालती हूँ। और मार्केट में क्योंकि बहुत सारे अच्छे हमारे को फंड्स ने बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्ट दिए हैं, जैसे मैंने भी बताया कि 20%, 25%, 30%, अगर आप 20% पे भी उसको कैलकुलेट करते हो, जब आपका बच्चा 18 ईयर्स का होगा, ही विल ऑलरेडी बी अ करोड़पति।
उसके पास 1 करोड़ रुपए तब ऑलरेडी होंगे सिर्फ महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने से। अगर यहीं पे जैसे कि बहुत सारे फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी बैंक्स हैं जिन्होंने 30% तक दिया है, अगर आप 30% तक एक्सपेक्ट कर लेते हो तो आपके बच्चे के पास ऑलरेडी 18 साल की एज तक 4 करोड़ रुपए होंगे। यू डोंट इवन हैव टू थिंक एंड वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, वो सब कुछ हो जाएगा। तो चाइल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, बच्चे की प्लानिंग अभी से ही कर लेनी चाहिए एजुकेशन की, राइट। तो रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बहुत ईजिली मैनेज किए जा सकते हैं अगर आपने इसके बारे में प्लान किया हो। मार्केट जब क्रैश होता है उस समय ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग, और अभी रिसेंटली भी लोगों ने ऐसा किया है कि वो भूल जाते हैं कि ये तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था, वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। और अभी जब हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था तो आपने भी ये चीज़ मेंशन की थी। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ दैट मेंटालिटी? मतलब एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ देयर बिहाइंड, बैक ऑफ द माइंड उन लोगों के क्या है जो वो ये अपना लॉन्ग टर्म गोल भूलकर एनएवीज चेक करना शुरू कर देते हैं, मिस कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, अपनी तोड़ देते हैं एसआईपीज? एंड इनके लिए आपका क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है, वो भी आप बताइए। अभी जैसे हमने बात करी कि गोल के बिना एसआईपी सिर्फ सेविंग्स होती है। व्हेन यू हैव गोल, राइट, तो आपकी सेविंग्स सिर्फ सेविंग्स नहीं होती, उसके साथ आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं और आपको आपका गोल क्लियर हो जाता है। अब मार्केट का तो ट्रेंड ही है, कभी स्टेबल चलेगी क्या? नहीं चलती है। सम टाइम इट विल गो अप, सम टाइम इट विल गो डाउन, राइट, बट इन द लॉन्ग रन इट विल गो अप। या इट विल डेफिनेटली, हिस्ट्री उठा के आप देख सकते हो। अब लोग यहाँ पे क्योंकि एसआईपी जस्ट रैंडम किए जा रहे हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गई डर जाते हैं, वो उस वक्त एनएवी देखना शुरू कर देते हैं कि एनएवी क्या चल रहा है, अरे मेरा पैसा तो नीचे चला गया, इस वजह से निकाल देते हैं। इट कम्प्लीटली हैपन्स बिकॉज ऑफ द फियर, और जो उन्होंने गोल इसके साथ अटैच नहीं करा। लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब मार्केट क्रैश होती है, दिस इज़ द रियल अपॉर्चुनिटी, यहीं से वेल्थ क्रिएशन होती है। जितने भी रिच लोग होते हैं वो मार्केट को गिरते ही एसेट बाय करते हैं, और जितने भी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादातर लॉस खा जाते हैं, वो मार्केट गिरते ही सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं और लॉस में आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अभी मार्केट गिर गई है, तो ये समझो कि ये तो सेल चल रही है, एक तरीके से डिस्काउंट पे मिल रहे हो आपको, सारे जो भी शेयर्स है डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा यही इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करने वाले होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब मार्केट नीचे है तो ये अच्छा समय है एसआईपी शुरू करने का या इन्वेस्ट करने का, बिकॉज यू विल गेट मोर एंड मोर यूनिट्स। तो मुझे यही जानना है कि मतलब इज़ इट ट्रू, मतलब कितना रिलायबल ये होता है और कितना एक्चुअली में बेनिफिशियल है ओवरऑल अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है। पूरे साल लोग दिवाली की सेल का वेट क्यों करते हैं? कोई सस्ता टीवी मिलेगा। एग्जैक्टली सस्ता मिलेगा। कोई टीवी मेरे को 50,000 का मिल रहा है और दिवाली 2-3 महीने में आने वाली है, मेरे को लग रहा है कि मैं दिवाली पे खरीदूंगी तो मेरे को 40 में भी मिल सकता मिल जाएगा। है। सेम चीज़ मार्केट के साथ होती है। मार्केट क्रैश हुई है तो ये समझ लो कि सेल लग गई है। जो भी आपकी वॉच लिस्ट में जितने भी कंपनीज हैं, राइट, किसी कंपनी का स्टॉक अगर मेरे को जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है 1,000 रुपये का मिल रहा है और मार्केट क्रैश हुई वही स्टॉक मेरे को 800 रुपये का मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी हुई ना, आप तुरंत खरीद लो, बैलेंस कर लो अपने पोर्टफोलियो को। एंड मार्केट क्रैश होने के टाइम पे ही असली वेल्थ क्रिएशन जनरेट होती है। बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? यस, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। एंड सेकेंडली यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो ऑल्सो, राइट। तो आप बता सकते हो कि मैं कैसे एलोकेट कर सकती हूँ? मैं आपको नाम तो नहीं बता सकती, हाँ। राइट, बता नहीं सकती बिकॉज नहीं बताना चाहिए। हाँ। आई एम नॉट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, Exactly. बट वॉट यू कैन डू इज आप बैलेंस कर सकते हो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स में, फंड्स, राइट। वो उसके लिए मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन जिसमें हम थोड़ा डीप में बात कर सकते हैं। बट हाँ, यही है कि बैलेंस करके चलो। यू विल हैव लाइक यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है, आपको लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है या फिर रिस्क
भी होता है उसमें लॉन्ग टर्म कितना रिस्क एपेटाइट है आपका? रिस्क एपेटाइट क्या है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपना पोर्टफोलियो भी बैलेंस करके चलो तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड एंड लॉन्ग टर्म में यू विल गेट हाई रिटर्न्स। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लेट्स जस्ट से अगर हम 20 इयर्स की बात करें तो 20 इयर्स में जो हम, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ का फंड हम बनाएंगे या 1.5 करोड़ का फंड हमारा बन सकता है, सो व्हाट डू यू थिंक कि इन कमिंग 20 इयर्स 1 करोड़ का जो परचेजिंग पावर है, 1 करोड़ अमाउंट का जो परचेजिंग पावर है या जो उसकी रियल में कीमत है वो कितनी रह जाएगी? अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आज से 20 साल बाद 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन हमारी 6 to 7% रेट तक ही चलती रही तो उसकी वैल्यू आपकी 25 से 30 लाख रुपए रह जाएगी सिर्फ। आज जो चीज़ आप 25 लाख में खरीद पा रहे हो, 20 साल बाद आप वही सेम चीज़ 1 करोड़ रुपए में खरीद पाओगे। ये आपकी इन्फ्लेशन हमारा इस तरीके से हमारी जो सेविंग्स है उसको इफेक्ट करेगी। इसलिए सेविंग्स सिर्फ सेविंग्स नहीं रह जाने चाहिए, उसको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए यू कैन गो फॉर स्टेप अप SIP ऑल्सो। अगर आपका बजट है, आपने इस महीने आपने 1 साल के लिए 5,000 की SIP लगाई, फिर उसको 10% से बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट ईयर उसको 10% से बढ़ा दिया, तो जो आपका अल्टीमेटली 15-20 साल बाद जो भी आपका गोल है, जब भी आपका जो भी एक फंड बनता है वो आपका काफ़ी अच्छा बन जाता है और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है। मिडिल क्लास लोग वो फाइनेंशियली क्या वो उनकी मिस्टेक्स रहती हैं जो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? यहाँ पे मेजरली जो मिडिल क्लास कैटेगरी है जिसमें हम भी आते हैं, राइट, यहाँ पे लोग गलती क्या कर रहे हैं, जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, जैसे ही उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, वो लोग एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अब आप यही देखो, किसी की सैलरी है, अभी उसकी सैलरी बढ़ गई है तो वो सबसे पहले सोचेगा कि अभी मेरे पास छोटी गाड़ी थी, अब मैं बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ, राइट, अभी मेरे पास छोटा फ़ोन था, अभी मैं बड़ा ले लेता हूँ, मेरा बोनस आया, चलो हम लद्दाख की ट्रिप पे चले जाते हैं, राइट, मेरा ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, इस बार तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। सैलरी आपकी 50,000 से 1 लाख तो हो गई, बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पहले भी 10,000 थी और आपके जो सैलरी बढ़ने के बाद भी वो 10,000 ही है। यहीं पे रिच माइंडसेट लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं अपनी रील्स में भी बहुत वीडियोस में भी इसके बारे में बात करती हूँ, रिच माइंडसेट लोग जैसी उनकी इनकम इंक्रीज होती है, दे रियली इन्वेस्ट इन देयर एसेट्स। वो अपने एसेट्स को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने पैसे को काम पे लगा देंगे तो वो पैसा जब वो सो भी रहे होंगे तब भी उनके लिए काम करेगा, कंपाउंड कर रहा होगा, ग्रो राइट, कर रहा होगा, और उनके लिए वो डबल हो रहा होगा, ट्रिपल हो रहा होगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। यहीं पे इसी वजह से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे, मैम आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी ना ले क्या। बिल्कुल लो, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ में इंक्रीज़ करो ना, क्योंकि अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएट करनी है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ एक, जब महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ाओगे उसके हिसाब से, तो आपका 1 करोड़ रुपए 20 साल के बाद 30 लाख का हो जाएगा, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, राइट। आज भी देखा गया है कई घरों में, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी घरों में, कि जब बाकी सारे डिसीजंस तो मम्मी ले लेती हैं या जो घर की लेडी होती हैं वो लेती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजंस, तो अभी भी जो मेन होते हैं, जो पुरुष होते हैं घर के, वही लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट करता है एक घर के फाइनेंसेस को मैनेज करने में, एंड हाउ मतलब आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, या ये किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा नम्मी आपने। आज भी हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी, लड़कियां इतनी ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी, सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होती ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है अतीक्षा, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट विद मी, काफ़ी लड़कियां मतलब दे अर्न इन लैक्स एंड दे गिव देयर होल सैलरी टू देयर हस्बैंड कि इसे इन्वेस्ट कर लो, हाँ, कि इसे देख लो अपने हिसाब से क्या करना है, दे ओपन जॉइंट अकाउंट्स। मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट मैं इस चीज़ से थोड़ा अलाइन नहीं करती हूँ, सिंक नहीं कर हाँ, पाती। उसी पे ही मैं ये बता रही थी कि देखो ऐसा ही होता है, आप कितने भी एजुकेटेड हो, यू आर अर्निंग इन लैक्स, डजेंट मैटर, बट अगर आप आपके हस्बैंड के साथ फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो तो ये चीज़ आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब वो कैसे, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं।
मान लेते हैं कि आप बहुत कुछ अर्न कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू आर अ हाउस वाइफ्स के लिए तो रिस्पेक्ट और ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एटलीस्ट जो लोग वर्किंग हैं उनके वर्किंग आवर्स तो डिसाइडेड हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 10 to 6 कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ है वो तो 24 आवर्स काम कर रही है, राइट। बट अगर आप आपके हस्बैंड के साथ आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो, आपको यही नहीं पता है कि आपके जो पति ने पैसा जितना भी कमाया है कहाँ लगाया हुआ है, उनकी कहाँ कहाँ पे सेविंग्स है, कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, और गॉड फॉरबिड अगर कल को जाके आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, व्हाट विल यू डू? आपको तो पता ही नहीं है कि आपके नाम पे आपके पति ने लाखों करोड़ों रुपए लगा कहाँ रखे हैं, एंड यू डू हैव नो आइडिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको एक डेटा बताती हूँ, दिस इज़ द मेन रीज़न कि इंडिया में हमारे पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास, LIC के पास करोड़ों में पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। डेटा आप देखोगे, ये मैं खुद से नहीं कह रही, दिस इज़ द डेटा, कोई भी गूगल कर सकता है। LIC के पास 3,726 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। बैंक्स के पास 74,580 करोड़ रुपीस अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। अनक्लेम्ड का मतलब ये है कि वो उन लोगों के पैसे हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो पैसे मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरे पति ने इन्वेस्ट करके रखे थे, एंड नाउ दे आर नो मोर, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका कमाया हुआ पैसा पड़ा हुआ है जिसको कोई लेने जा ही नहीं रहा है। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा हम लोगों का ही है। और ये वहाँ पे क्यों पड़ा है? क्योंकि कभी भी घर की औरतों को बताया ही नहीं गया, उन्हें अपने साथ फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व किया ही नहीं गया कि हमारे पास क्या सेविंग्स हैं, कितनी है, हमने कहाँ कहाँ पे रख के रखी हैं, तुम किस किस चीज़ में नॉमिनी हो। जब आपको पता ही नहीं कि आप नॉमिनी कहाँ पे हो, आप क्लेम क्या करोगे, राइट? तो मेन का, घर के मेल का ही फाइनेंशियल डिसीजन लेना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एटलीस्ट उनको, उनकी वाइफ्स को, उनके घर में जितनी भी विमेन हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट है कहाँ। एक महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन कौन से वो एसेट्स है जो आपको लगता है अतिक्षा कि बहुत ज़रूरी है उनका इन्वेस्ट करना उन एसेट्स में? सबसे पहले तो आप अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट आपका आपके खुद के नाम पे एक बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए। एक पर्सनल अकाउंट हो आपके पास होना ही होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज़ द इंटरनेट बैंकिंग, पैसा कैसे लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, UPIs कैसे यूज़ की जाती हैं, राइट? इतना आपको फाइनेंशियली अवेयर और एजुकेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपके हाँ, आप साथ में आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बैंक अकाउंट से ATM कार्ड यूज़ करके कैसे विड्रॉल कर सकते हो। आज भी हम लोगों की जनरेशन में तो काफ़ी सारी लड़कियों को पता है, बट जो हमारी मॉम की जनरेशन के लोग हैं, दे रियली डोंट नो कि अगर टू विड्रॉ मनी, अगर आज बैंक बंद है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मैं एक डेबिट कार्ड यूज़ करके कैसे एक ATM से पैसे निकाल सकती हूँ। तो हमारे को, हमारी मदर्स को भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए, राइट? बट वो थोड़ा समझा के, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स वगैरह के केस भी हो जाते हैं, तो कोई साथ में जाए तो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा मैंने बताया, किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमें क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपके जो भी लाइफ टाइम के सेविंग्स है आपके हस्बैंड के, वो ख़त्म नहीं होंगे। एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहेगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपके पास पैसा है। एंड थर्डली, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट। SIP से, आप बेसिक SIP से स्टार्ट कर सकते हो। महीने के 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2,000 ही डालो, 500 रुपये से भी आप SIP कर सकते हो। तो SIP करो। अगर SIP नहीं समझ आता है तो अपने बैंक में आप FDs भी कर सकते हो। वैसे मैं FDs को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती नहीं हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम आता है, इवन इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते FD से तो। बट स्टिल, कुछ ना करने से अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में जो 3 से 4% एनुअल इंटरेस्ट आपको रिटर्न दे रहा है, उससे बेटर है आप एक FD कर लो 6-7% की। तो खुद के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूर होनी चाहिए। आपको आपके बच्चे को भी फाइनेंशियली एजुकेट करने की उतनी ही आज की डेट में ज़रूरत है, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को बचपन से नहीं सिखाते। एंड मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ही आपका बच्चा 4 से 5 साल का होता है, आप ना उन्हें तभी से ही फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी स्कूल्स में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। जैसे ही आपका बच्चा 4 से 5 साल का होता है, आप उन्हें कोई भी जॉब दे दो, रियल टाइम जॉब, जैसे कि अपना बेड क्लीन कर लो, अपनी अलमीरा क्लीन कर लो, आपके टॉयज़ पड़े हैं, कुछ कचरा पड़ा है, उसको उठा के साइड में रख दो, राइट? उन्हें कोई रियल टाइम जॉब दो और इसके बदले आप उन्हें कुछ पैसे दो, राइट? उनका ये पैसा, फॉर एग्जाम्पल हमने उन्हें 50 रुपये दिया एक टास्क का, एक हफ्ते का,
उनका ये पैसा 3 जार में जाएगा। एक होगा गिविंग जार, जिसमें 50 रुपये में से वो 10 रुपये डालेंगे और मंथ एंड पे जो भी उसके अंदर अमाउंट इकट्ठा होगा वो किसी नीडी पर्सन को देंगे। इससे उन्हें क्या पता चलेगा, हेल्प करने की इम्पोर्टेंस उनको 4 से 5 साल की एज से ही समझ आने लगेगी। राइट। सेकेंड जार होगा आपका स्पेंडिंग जार, जिसमें वो 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ डालेंगे। अब वो इस 20 रुपीज़ का मंथ एंड पे हर हफ्ते आप उनको पैसे दे रहे हो तो वो कुछ ऐसा करके 80 रुपये के लगभग हो जाएंगे। वो मंथ एंड पे जाके, मैं ये नहीं कह रही 80 का ही खरीदो, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 20 रुपये का ऐसा डाल दो। वो मंथ एंड पे जाके उससे कुछ भी बाय कर सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स को जज नहीं करना है। उनका spending money है। एग्जैक्टली, इससे वो सीखेंगे कि जब आपके पास पैसे होते हैं अपने कमाए हुए, यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, यू हैव राइट टू टेक योर डिसीजन, राइट। कि फाइनेंसेस, आपके जो पैसा आपका कमाया हुआ होता है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। एंड थर्ड जार वुड बी इन्वेस्टमेंट जार। इन्वेस्टमेंट भी तो सिखानी है। 50 रुपीज़ में से बचे हुए 20 रुपीज़ हम उस जार में डालेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उस जार के अंदर पेरेंट्स भी 10 रुपये डालेंगे। तो इससे बच्चा ये सीखेगा कि कैसे मनी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पीएफ डाल रहे हैं। पीएफ डाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आप मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप ऑलरेडी, आपको पता होगा पैसा बनाना कैसे है, दूसरों की हेल्प कैसे करनी है। वेल्थ क्रिएशन करना जितना इंपॉर्टेंट है, हेल्प करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड पैसा कमाना कैसे है, बनाना कैसे, और पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है। आज की डेट में मिडिल क्लास लोगों में, हमारे जैसे लोगों में 30 साल 40 साल के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पैसा कैसे कमाऊं, मैं लाइफ में क्या करूं, मेरा गोल क्या है। क्योंकि कोई फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें ना स्कूल में सिखाई जाती है और घर में भी हम लोग ये चीज़ अवॉइड कर देते हैं। हाँ, कोई नोबडी टॉक्स अबाउट इट वेरी ओपनली एंड मुझे लगता है ये हम सभी के घरों में ऐसा हुआ है। मतलब इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है कि जो जी बिजनेस में आके मुझे जितनी अवेयरनेस मिली है अबाउट ऑल दिस, वो शायद पहले नहीं मिली है। किसी ने घर पे इतना कभी हमें समझाया ही नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अभी से आप आपके बच्चे को सिखा दोगे, आपका बच्चा 18 साल का होगा, वो क्या उसका दिमाग होगा, आप उसके दिमाग का लेवल समझो। उसको ऑलरेडी पता होगा मुझे पैसा कैसे कमाना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे कैसे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द ब्यूटी कि अगर आप आपके बच्चे को फाइनेंशियली अवेयर करते हो तो कैसे उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा अभी से ही। व्हाट डू यू सजेस्ट कि जिसकी भी जब महिला की लाइफ में इस तरीके का करियर ब्रेक आता है तो उससे पहले या उसके अराउंड ऐसी क्या प्लानिंग है फाइनेंशियली जो उनको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पूरा रीस्ट्रक्चर होता है, हो जाता है उनकी लाइफ में। तो एक तो पहले ये कि क्या वो इम्पैक्ट है जो आपको लगता है पर्सनली एक महिला के फाइनेंशियल हेल्थ पर होता है, एंड सेकेंडली उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी advice from you? Every woman should plan this because majorly women की लाइफ में जो भी ब्रेक होते हैं वो 2 ब्रेक होते हैं जो मेजर होते हैं। जब या तो वो शादी कर रही होती हैं या फिर जब वो अपने बेबी प्लान कर रहे होते हैं, राइट। तो शादी जब आपकी हो रही है तो भी आपको पता है कि मेरा इतने महीने बाद शादी होने वाली है, और जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता ही है, और नहीं भी पता है तो एटलीस्ट 9 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी उस ब्रेक के लिए आपको बैकअप में कॉर्पस अपने लिए बना के रखना है। आप जब काम कर रहे हो उस टाइम पे ही आप आपके लिए कुछ इमरजेंसी फंड जोड़ के रखो। आपकी सैलरी से आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा सको वो उस टाइम के लिए बचा के रखो। क्योंकि नम्मी होता ये है ना, जब आपके पास अपना पैसा होता है, हाँ, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है। That confidence, yes. I truly when a woman is earning अपना खुद का पैसा, उसकी चाल अलग होती है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। सिर्फ पैसे से ही पावर, मतलब सिर्फ वो पैसे से ही रिच फील नहीं कर रही होती, उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और उस पैसे को अपने हाथों से इन्वेस्ट करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कमा आप रहे हो और पैसा आप अपने पापा, भाई या पति को दे रहे हो। आप दे दो बेशक उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए, बट आपकी उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप देखो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, 1-2 बार आप उनकी हेल्प ले लो, बट आगे के लिए यू शुड इन्वेस्ट योर ओन मनी बाय योर सेल्फ। बिकॉज फिर आप जो तैयार होके एक विमेन जब बनती है ना इस सब प्रोसेस के बाद,
वो अनबीटेबल होती है। एंड आई टोटली अग्री विद यू हियर, क्योंकि मुझे लगता है कि इकलौती फाइनेंशियल एडवाइस है जो मुझे मेरी मॉम ने दी थी अतिक्षा की, कुछ भी करना बट ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। भले ही तुम 10,000 ही कमाओ, 20,000 ही कमाओ, बट यू हैव टू बी फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट। जो मैंने खुद देखा है ना, आपकी इज्जत भी लोग तभी करते हैं जब आप खुद का पैसा कमा रहे होते हो, स्पेशली फॉर द वुमेन। we can relate on this. I Yes. totally agree. यस, दिस इज लाइक। और इसमें एक चीज़ और है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। जैसे मेरी भी अभी प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हुई है, हम लोगों ने भी पहले ही मैटरनिटी इंश्योरेंस ले लिया था। The आज maternity के cover. टाइम में अगर आप डिलीवरी के लिए भी जा रहे हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, दे आर चार्जिंग यू इन लैक्स, राइट? 2-3 लाख रुपए तो खर्च होता ही है आराम से ना? एग्जैक्टली। मेरी खुद के डिलीवरी में वी हैव स्पेंड आई गेस 2.5 lakhs, राइट? 2.5 lakhs लगे थे, बट अगर हमने उसको प्लान नहीं करा होता तो हमारे लिए एक बर्डन हो जाता। तो मैटरनिटी इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। और आई गेस वो आप जब प्लान करते हो अपना बच्चा तो उससे 1 साल पहले भी ले लेते हो तो चलेगा। हाँ, उसका वेटिंग पीरियड रहता है ना कुछ। हाँ, अभी तो वैसे बहुत सारे प्लान्स ऐसे भी आ गए हैं जिसमें वेटिंग पीरियड आई गेस कुछ है ही नहीं, 2-3 महीने, मतलब जब आप कंसीव कर रहे हो उससे 2-3 महीने का भी आपका Oh, nice. टाइम, अगर ड्यूरेशन उतना बचता है वो भी कवर हो जाता है। हाँ, और इनफैक्ट मुझे लगता है जब भी मतलब एक कपल है वो शादी कर रहा है तो ये तो उनको पता ही है, मतलब दिस इज देयर वेरी Exactly, ऑब्वियस obvious थिंग कि thing. मे बी इन 3 years 4 years या 5 years में ऐसा होगा, तो दे कैन टेक एक वैसा बहुत सारे insurance. कॉर्पोरेट से भी कई बार मिल जाता हाँ. है हमें, बट दैट इज नॉट इनफ। वो कितना आपको 30-40 हज़ार Right, रुपए का 30,000 कवर होता 40,000 only, है। yes. हाँ, वो कुछ भी नहीं होता। जब आप एक्चुअली में डिलीवरी के लिए जाते हो ना, हर एक औरत को हक है कि डिलीवरी करना एक विमेन के लिए फिजिकली मेंटली बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ऐसा करने जा रही है जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, राइट? बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। उस टाइम पे उसको चाहिए होता है कि जो हमारी मेडिकल टीम है वो एटलीस्ट इतनी प्रोफेशनल हो और इतनी हेल्पिंग हो कि मुझे उस साइड से कोई टेंशन ना हो, राइट? तो अच्छे हॉस्पिटल में जाओ आप तो 1.5-2 लाख रुपए आराम से लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से मैटरनिटी इंश्योरेंस ले लो ताकि वो उसका भी आपका खर्चा जेब से ज़्यादा ना जाए और ईजिली मैनेज हो जाए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, एंड स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स को वो फॉलो नहीं करना चाहिए या उतना प्रेशर खुद पे नहीं लेना चाहिए? व्हाट आज के टाइम में हमारी जो यूथ है ना वैसे एजुकेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैम्स में वही फंसती है। एग्जैक्टली आप देखोगे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है? लोग आपको बोलते हैं कि ज़्यादातर जो लोग स्टॉक्स या मार्केट की एडवाइस देते हैं उनके कुछ फेक पेजेस भी बन जाते हैं और वो लोग फिर उनके टेलीग्राम चैनल्स बन जाते हैं। यस, वो उन्हीं के फॉलोअर्स को अप्रोच करते हैं कि हम इसकी टीम से हैं, हम उसकी टीम से हैं और आपको जो एडवाइस चाहिए आपका पैसा डबल करने की, हम कर देंगे आपकी हेल्प। आप जितना पैसा लगाओगे आपका डबल हो जाएगा। एंड द सैड पार्ट इज़ कि लोग उसमें फंस भी जाते हैं। लोग 10-10 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए अपना ये डबल करने के चक्कर में वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक स्कैम चल रहा है। सेकेंडली सोशल मीडिया पे ये भी है कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है एंड सोशल मीडिया, हमें समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल एट ऑल। आपको एक इन्फ्लुएंसर या कोई भी क्रिएटर जो पूरी अगर कोई लाइफस्टाइल का है या जो भी अपना लाइफस्टाइल का क्लिप्स दिखा रहा है, हाउ डू यू नो दैट इज़ रियल और नॉट? उसको 30 सेकंड 40 सेकंड का शॉट दिखाने के लिए क्या वो सच में आपको दिखा रहा है कि वो एक्चुअली में इतना पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है, राइट? एक वीडियो की स्टोरी डाल देंगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, राइट, इतना हो गया। बहुत सारे लोगों को होता भी है जो एक्चुअली में जेन्युइन लोग हैं, बट जो फेक दिखा देते हैं और उनके चक्कर में आके लोग क्या करते हैं, अरे इसने तो 20 साल की उम्र में गाड़ी ले ली। आपको क्या पता वो गाड़ी उसकी है कि उसके दोस्त की थी या किसी की थी, राइट? इसने तो गाड़ी ले ली, इसने 25 साल की उम्र में ये खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, एग्जैक्टली यहाँ पे जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि लोगों को खुद के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि अरे मैं तो 25 का हो गया, मैं तो 30 का हो गया, ये तो 20। सेल्फ डाउट आ रहा है, लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। और इसकी वजह से जो उनकी एक्चुअल पोटेंशियल है ना वो भी खत्म हो जाती है। वो पूरा दिन स्क्रॉल करते रह जाते हैं, दे एंड अप डूइंग नथिंग, फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ, और जो खुद कुछ कर भी सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो सोशल मीडिया पे लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज़ जो दिखाई जा रही है दैट माइट नॉट बी रियल फॉर एवरीवन, राइट? जब कोई सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी लाइफ दिखा रहा है, क्या वो आपको बुरी लाइफ भी दिखा रहा है? क्या वो ये दिखा रहा है कि आज मेरा दिन कितना ख़राब था?
आज मैं कितना रोया वो नहीं दिखाएगा कोई, बट जब उसको कुछ अच्छा हो जाएगा वो दिखाएगा एकदम। लोगों को क्या लगेगा, इसके साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ क्यों बुरा हो जाता है। तो दिस इज समथिंग जो हर किसी को समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ ट्रैप। आपको लिमिट रखना चाहिए आपके यूसेज पे भी। अभी क्या कर रहे हैं लोग, अभी 20 की उम्र में, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस रील स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं और अपना दिमाग जितना भी चल सकता है उसको भी और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट, हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया इज़ नॉट एट ऑल दैट मच रियल जितना दिखता है। एंड एक और चीज़ है, क्योंकि अभी आपने ये हमने जिक्र ही किया इस चीज़ का कि हम फोमो में आ जाते हैं कि अरे उसने तो 20 इयर्स में ही गाड़ी ले ली, उसने फ्लैट ले लिया। ऐसे ही कि एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है कि लोग ये दिखा रहे हैं कि अरे हम तो 30 इयर्स में ही करोड़पति बन गए, हम 30 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही मोटिवेशन है या ये एक प्रेशर है, एक अननेसेसरी प्रेशर? दोनों ही कर सकते हैं इसको। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो आप इसको एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है। हम 1 मिनट के लिए किसी को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हो सकता है आप 1 मिनट के लिए मोटिवेटेड हो भी जाओ, बट बाद में आपको लगेगा यार उसने कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा। तो वो मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेशन ज़्यादा करता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है। प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि आपको पैसा कमाने के साथ साथ एक पीसफुल माइंड, राइट, खुद के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके माइंड पीसफुल होना चाहिए। आप कमाने में लगे हो, कमाने में लगे हो, कमाने में लगे हो, उसके चक्कर में आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो गई, आपकी रातों की नींद उड़ गई, उस पैसे का आप करोगे क्या, राइट, व्हेन यू आर नॉट इन गुड हेल्थ मेंटली फिजिकली। तो इट इज़ समवेयर इट इज़ द प्रेशर ऑल्सो। जैसा हमने अभी बात की, सोशल मीडिया पे जो भी हम देख रहे हैं वो बातों में नहीं आना चाहिए। आपको कमाना है बाय 30 बाय 25, आपको करोड़पति बनना है, वो आप करो, पर दूसरों को देख के मत करो। वो एक फोमो में नहीं, एग्जैक्टली फोमो में आके मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। तुम्हें नहीं पता है कि जो ये कह रहा है कि मैंने 20 साल में 25 साल में 1 करोड़ कमा लिया है, एक्चुअली में उसने कमाया कि नहीं कमाया। हो सकता है उसके पापा का पैसा हो, तुम्हें क्या पता उसके पापा का बिजनेस कैसा है, राइट। तो उनकी बातों पर मत जाओ। आपकी लाइफ अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है। यू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अगर कंपेयर करना है तो खुद को खुद से करो, ना कि दूसरों से। करोड़पति बनना है तो बेशक बनो, हर किसी को बनना भी चाहिए, बल्कि आज की डेट में अगर कोई करोड़पति नहीं बनना चाहता तो प्रॉब्लम उसमें है, राइट। अगर कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि मुझे करोड़पति बनना है, उसके बारे में अगर आप सोच ही नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम है, तो वो माइंडसेट गलत है। वो गलत माइंडसेट है। आपको करोड़पति बनना चाहिए भाई, आप पैदा हो गए हो, गरीब पैदा हो गए, इट्स फाइन, पर ये लाइफ तो आपकी है ना, काम करो खुद पे। गरीब मरना मत बस, वरना यूजलेस है तुम्हारी पूरी लाइफ पूरी लाइफ यूजलेस है। अब अगर 25 इयर्स का एक यूथ, एक युवा अगर आपको अभी देख रहा है या देख रही है और आपको उसे एक फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, एक एडवाइस वो हो सकती है जो आपको लगता है जो एक्चुअली में एक 25 साल के इंसान को सुनना ज़रूरी है, जो उसकी लाइफ बदल सकती है, सो व्हाट विल बी दैट वन एडवाइस फ्रॉम यू? स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट्स। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको 60 साल की एज में रिटायर होना है। क्यों 60 में रिटायर होना? आप पहले रिटायरमेंट का प्लान बनाओ। आप इतना अभी से आप अपने ऊपर इतना काम करो, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ा लो, अपने स्किल्स पे काम करो और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, ताकि लॉन्ग रन में वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करोगे वही आपको करोड़ों रुपए देगी और आप 60 की जगह 50 में भी रिटायर हो सकते हो। एन्जॉय योर लाइफ। ट्रिप्स, तब ट्रिप्स करो जाके, ट्रिप्स अभी भी करो पर तब और अच्छे से करो, राइट। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप 25 की एज में स्टार्ट कर लेते हो इन्वेस्टमेंट और कोई 35 की एज वाला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो 60 साल में जाके आपके पास उससे 4 टाइम्स पैसा होगा जितना वो 35 की एज में स्टार्ट करके करेगा। तो इट्स बेटर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। So thank you so much, but now we will have a rapid fire with you. Emergency fund और SIP? SIP। होम लोन जल्दी क्लोज करना या इन्वेस्ट करते रहना? इन्वेस्ट करते रहना। फिजिकल गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। 1 करोड़ का कॉर्पस या फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम। रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने की परफेक्ट एज क्या होगी? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑल्सो।
यू डोंट नीड टू वेट फॉर 30 और 35. ओके, सो आपका वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट क्या है? आई डोंट बिलीव इन कि मुझे मंथली 50,000 या 1 लाख ही डालना है. अगर मैं 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रही हूँ बट कंसिस्टेंसी के साथ कर रही हूँ तो देयर इज़ अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. वो आपके 2,000 को ही करोड़ बना देगा. सो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट. थैंक यू सो मच अतिक्षा फॉर दिस अमेजिंग इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. माई प्लेजर. तो ये थी वेल्थ क्रिएशन और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी. आपको ये एपिसोड कैसा लगा और बक्स टॉक में नेक्स्ट आप किस गेस्ट को देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस.